पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनपी केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस अड्डा पर। देखिए बेटा, आज हम आपको ले रहे हैं सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस की द्रव्य में विलेयता। इससे पहले हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखा था। आपने अब तक वीडियो को बहुत लाइक किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में आपने एक शिकायत दर्ज की कि सर आप बहुत स्लो चलते हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो आज हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देखें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो सबसे पहले हमें वही चीज देखनी है कि आखिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। देखो, कुछ नहीं है, हमने सॉल्युबिलिटी एंड सॉलिड के लिए आपको दो डेफिनेशन की बात की थी। यहां पर बहुत आसान है। क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस? किसी लिक्विड द्वारा गैस का अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन of gas by liquid is called solubility of gas। तो बहुत आसान है कि किसी लिक्विड द्वारा गैस का एब्जॉर्प्शन ही क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है कि किसी द्रव ने कितनी मात्रा में गैस को अवशोषित किया है, एब्जॉर्ब किया है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की हमें पता कैसे पड़ेगी कि उसकी अमाउंट कितनी एब्जॉर्ब हुई है? उसके लिए एक फैक्टर है एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एब्जॉर्प्शन फैक्टर, अवशोषण गुणांक। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? एब्जॉर्प्शन फैक्टर की। अब बात आती है सर ये एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है? तो आप देखो, एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है एनटीपी पर, एट एनटीपी आपने एक डेफिनेट निश्चित वॉल्यूम लिया हुआ है। किसका? लिक्विड का, यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपने वॉल्यूम का, लिक्विड का वॉल्यूम तो क्या लिया है? डेफिनेट लिया है। उस वॉल्यूम में आपको देखना है एनटीपी पर कितना आयतन, कितना वॉल्यूम गैस डिजॉल्व हुई है, यानी कि डिजॉल्व्ड वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो आपको ज्ञात क्या करना है? डिजॉल्व्ड वॉल्यूम ऑफ गैस कहां? एट एनटीपी इज कॉल्ड अल्फा, यानी कि एब्जॉर्प्शन फैक्टर। तो डेफिनेशन क्या बनी एब्जॉर्प्शन फैक्टर की? एनटीपी पर निश्चित आयतन के द्रव में घुली हुई गैस का आयतन क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन फैक्टर, यानी कि अवशोषण गुणांक कहलाता है। चलिए सर, हमें अवशोषण गुणांक की तो पता पड़ गई। अब आपको निकालनी है इससे क्या? सॉल्युबिलिटी। किसकी? गैस की। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो कैसे आएगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इक्वल होगा अल्फा। अब ये अल्फा किस में आना चाहिए? लीटर में। क्यों?
क्योंकि अगर आप एनटीपी पर O2 का जो वॉल्यूम डिजॉल्व कर रहे हो वो लीटर में है, तो फिर आपको यहां इसका डिवाइड करना है 22.4 का। और अगर आपने जो गैस एनटीपी पर वॉल्यूम फाइंड आउट किया है वो ml में है, तो आप क्या करोगे, अगर अल्फा इन ml देन डिवाइड बाई 22,400। तो इस तरीके से हम किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी अमाउंट पता कर सकते हैं कि उस की कितनी सॉल्युबिलिटी है किसी लिक्विड के अंदर। तो ये छोटी सी बात थी किसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो डेफिनेशन कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब हमें देखना है कि हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, एब्जॉर्प्शन फैक्टर की। फिर आप कहेंगे एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, यह एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है कि डिजॉल्व वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन फैक्टर। अब फॉर्मूला क्या बनेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का, अल्फा अपॉन 22.4 वाई, लेकिन कब, जब आपने जो एनटीपी पर गैस डिजॉल्व की है वो किसमें हो, लीटर में हो। तो इस तरीके से आप सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब है फैक्टर अफेक्टेड फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हमारा जो पहला फैक्टर यहां पर चलेगा कौन सा है, चलिए देखते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए साहब, पहला फैक्टर है यहां नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति। ये क्या होता है, देखिए अगर गैस आपने कैसी हो सकती है, आप देखें गैस की नेचर, एक गैस हो सकती है आयोनिक, दूसरी पोलर और तीसरी नॉन पोलर। हम पहले ही बता चुके हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक। तो आप क्या कहोगे, आयनिक एंड पोलर गैस डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, तो इनकी सॉल्युबिलिटी तो पोलर सॉल्वेंट में अधिक होगी, और नॉन पोलर गैस की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर लिक्विड में अधिक होगी। ये बात हमारी क्लियर हो गई। दूसरी आप ये देखो, वो गैस जो लिक्विड के साथ जिस द्रव में आप उस गैस को डिजॉल्व करना चाहते हो, उस गैस के साथ यदि वो रिएक्ट कर जाए, एक तो वो रिएक्ट करे या आयोनाइज्ड हो जाए, आयनीकृत हो जाए, यानी कि एक तो वो क्या कर ले, क्रिया कर ले, और या फिर वो क्या हो जाए, आयनित हो जाए। किसके साथ, लिक्विड के अंदर। जैसे मान के चलो आपने एक गैस ली HCl गैस, जैसे ही आपने इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो ये आयोनाइज्ड हो जाती है, और आयोनाइज्ड होकर क्या बनाएगी, H3O प्लस Cl माइनस। तो अब आप देखें HCl गैस H2O में क्या हो गई, आयोनाइज्ड हो गई।
ऐसे ही मान के चलो आपने एक गैस ले ली NH3 गैस, इसको आपने वाटर में डिजोल्व किया और इसने बना लिया NH4Cl। तो इसने क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। तो ध्यान रखना, ऐसी गैस जो लिक्विड के साथ यानी सॉल्वेंट के साथ या तो रिएक्ट कर जाएं यानी कि क्रिया कर जाएं या आयोनाइज हो जाएं अर्थात उस लिक्विड में आयनित हो जाएं, तो उन गैसों की विलेयता अदर गैस की तुलना में अधिक होगी। ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अब बात आती है कि सर और एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं, यहीं से आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता कि HCl गैस और O2 गैस, इन दोनों में से वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो आप क्या आंसर दोगे, HCl गैस की। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि सर ये HCl गैस वाटर के साथ आयोनाइज हो जाती है जबकि O2 का आयोनाइजेशन नहीं होता। ऐसे ही मैं बात करूं सर NH3 एंड CO2 का बताओ, तो हम क्या कहेंगे, इनमें से कौन ज्यादा सॉल्युबल होगी, NH3 ज्यादा सॉल्युबल होगी। क्यों, क्योंकि CO2 की रिएक्शन NH3 की तुलना में रिएक्ट CO2 भी करती है। ध्यान रखना, देखिए अगर आपने NH3 प्लस H2O किया है और एक बार आपने CO2 प्लस H2O किया है, रिएक्ट दोनों होती हैं, ये भी रिएक्ट होकर रिएक्शन करेगी, NH4Cl बनाएगी, ये H2CO3 बनाएगी, लेकिन ये जो रिएक्शन है उसका स्पीड वेलोसिटी बहुत कम है, ये बहुत मंद अवक्रिया है और ये तीव्र है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, एक बात बताइए, किसी सॉल्वेंट में आप गैस को डिजोल्व करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, आप ऐसे ध्यान दो कि ऐसा सॉल्वेंट जो गैस से क्रिया कर जाए या गैस उसमें आयनित हो जाए। इसका मतलब क्या है, गैस और सॉल्वेंट एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कैसे पसंद कर रहे हैं, गैस को जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर गई उसमें उसके साथ क्या कर गई, क्रिया कर गई। क्रिया कर गई मतलब उसमें मिल गई, या यूं कहो कि जैसे ही गैस सॉल्वेंट में गई टूट के बिखर गई। अब टूट के क्यों बिखर गई उसके अंदर, क्योंकि वो उसको पसंद कर रही है। पसंद कर रही है इसका मतलब वो उसमें डिजोल्व भी ज्यादा होगी। और एक गैस ऐसी है जो ना तो क्रिया कर रही है ना उसमें टूट के बिखर रही है, यानी कि आयोनाइज भी नहीं हो रही। इसका मतलब वो गैस उस सॉल्वेंट को, उस लिक्विड को लाइक नहीं कर रही, और लाइक नहीं कर रही तो वो काहे को घुलेगी भाई, तो उसकी विलेयता उस गैस के अंदर कम होगी। ऐसे ही देखिए, आपने एक एग्जांपल देखा कि ऑक्सीजन गैस हमारे, देखिए जब हम श्वसन करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अपन क्या लेते हैं, पूरी एयर लेते हैं। एयर हमारी नथनों के अंदर फेफड़ों तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है। अब इस एयर में N2 गैस भी होती है, O2 गैस भी होती है और CO2 गैस भी होती है, अदर गैस भी होती है। अब हम जब बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि हमें हमारी जो सेल्स है उस सेल्स को कौन सी गैस चाहिए, O2 गैस चाहिए, जबकि हमने श्वसन के अंदर क्या लिया है, रेस्पिरेशन में पूरी एयर अंदर ली है, एयर फेफड़ों तक गई है, लंग्स तक गई है। अब उस पूरी एयर में से केवल O2 गैस ही हमारे ब्लड के साथ डिजोल्व होती है। क्यों, क्योंकि O2 और ब्लड में एक चीज होती है हीमोग्लोबिन। ये जो O2 है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है बेटा, जबकि N2 और CO2 ऐसा नहीं कर पाती है। तो बताइए, क्यों, मैंने क्या कहा, वो गैस जो लिक्विड के साथ क्या कर ले, कंबाइन कर ले, यानी कि रिएक्शन कर ले, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
तो आप देख रहे हैं यहां से O2 गैस ने ब्लड के साथ रिएक्शन किया है, तो O2 गैस तो ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी, जबकि N2 और CO2 गैस ब्लड में डिजॉल्व नहीं हो पाती। तो ये प्रश्न आता है कि रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता अन्य गैसों की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो आप कहेंगे क्योंकि ब्लड का हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों में रिएक्शन हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, उसकी वजह से O2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में अधिक होती है। ठीक है भाई, तो ये था नेचर ऑफ गैस। ऐसे ही अपन कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि लिक्विड, किसकी? द्रव की प्रकृति। तो ये तो मैंने अभी अभी बता दिया कि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसमें आयनिक या पोलर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसमें नॉन पोलर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें कोई खास बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला फैक्टर कौन सा है अपना? अगला फैक्टर है हमारे पास बेटा टेम्परेचर। दो हो गए अपने, तीसरा है ये टेम्परेचर, ताप। ध्यान दें, जब मैंने आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पढ़ाया था तो आपको बताया था कि यदि किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं और यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीजिंग के साथ डिक्रीज होती है। अब आप यहां पे देखें, देखो बेटा एक सीधा सा बात बता देता हूं मैं, किसी भी गैस को आप लिक्विड के में डिजॉल्व करते हो, गैस प्लस लिक्विड, और हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं? इसको डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपी। किसी भी गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जब हमने ये कह दिया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप समझ गए होंगे कि इस स्थिति में टेम्परेचर को बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीजिंग के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता देखनी है तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता घटती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, देखो बेटा मैंने कहा मान के चलो ये एक लिक्विड था, ये पॉट बंद कर दिया है मैंने, और इस पॉट में, इस लिक्विड में मैं एक गैस डिजॉल्व कर रहा हूं। ये हमारा लिक्विड है और इसमें क्या कर रहा हूं? एक गैस डिजॉल्व कर रहा हूं। अब आप देखें, जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, इसको गर्म कर दिया मैंने, जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस गैस के जो मॉलिक्यूल इस लिक्विड में डिजॉल्व हो चुके हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी सब्सटेंस के, कोई भी पदार्थ हो, उसके मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और जब ये इसमें मान के चलो गैस के मॉलिक्यूल थे, जब इन गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इन गैस के मॉलिक्यूल की नेचर गैस की सरफेस को, सॉरी लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बाहर जाने की हो जाती है। तो अब ये क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये जो गैस मॉलिक्यूल थे पहले जो डिजॉल्व हो गए थे लिक्विड के अंदर, वो इस लिक्विड को छोड़कर वापस बाहर निकलना चाहते हैं। अब चूंकि वापस बाहर निकल रहे हैं तो आप बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं एक तरीका ये भी है बताने का टेम्परेचर का फैक्ट कि
टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी वजह से उनकी जो नेचर है वो लिक्विड सरफेस को छोड़कर बाहर निकलने की होती है, अतः सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। तो ये आपका तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर हम ले रहे हैं, बहुत आसान है। देखिए बेटा, चौथा फैक्टर हम ले रहे हैं प्रेजेंट ऑफ अदर सब्सटेंस इन लिक्विड, यानी कि द्रव में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। ये द्रव में अन्य पदार्थों की उपस्थिति किस तरीके से प्रभावित करती है हमारी गैस की द्रव में विलेयता को। ध्यान दें, देखो बेटा, मैंने जब शुरुआती वीडियो लिए थे तो मैंने आपको विलेय होने का, डिजॉल्व होने का मतलब समझाया था। मैंने क्या कहा था, डिजॉल्व होने का मतलब क्या होता है? डिजॉल्व होने का मतलब होता है, जैसे मान के चलो ये एक सब्सटेंस था, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस, यानी कि ये मैंने क्या लिए हैं, सॉल्यूट। ये है आपका सॉल्यूट यानी कि विलेय। ये डिजॉल्व कब होता था? जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेते थे, यही होता था। अगर इसको इस तरीके से चारों तरफ से घेर लिया तब तो हम ये कहते थे कि ये जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया। और अगर नहीं घेर पाएंगे तो हम कहेंगे सर ये डिजॉल्व नहीं होगा। यही बस इतना सा ध्यान रखो। अब जरा ध्यान दें, मान के चलो बेटा, आपके पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड के 1000 मॉलिक्यूल यानी कि अणु है इस पॉट के अंदर। कितने मॉलिक्यूल हैं? 1000। अब आप देखें, मैंने कहा मैंने इसमें एक पदार्थ डाला हुआ है, वो मैंने डाला हुआ है NaCl। ठीक है सर, NaCl के मैंने मान लो इसमें कितने अणु डाले हुए हैं? 20 मॉलिक्यूल। और मैं आपको ये कह दूं कि इन 20 मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने में, एक मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने में वाटर के 10 मॉलिक्यूल, डिसॉल्व मींस घेरने में, जैसे मैंने यहां पे कहूं ये तो था NaCl, और NaCl कब डिसॉल्व होगा? जब इसको वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे। तो मान के चलो एक मॉलिक्यूल को घेरने में, या मैं कह दूं डिसॉल्व करने में, 10 वाटर के अणु काम आ रहे हैं। तो बताइए, जब मैं कह रहा हूं 1 मॉलिक्यूल को घेरने में कितने काम आ रहे हैं? 10 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास कितने थे? 20 को कितने आ जाएंगे? 200। तो आप देखें कि इन 20 मॉलिक्यूल को डिसॉल्व किया हुआ है इस लिक्विड ने, तो पहले इसके जो 1000 मॉलिक्यूल फ्री थे किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, उनमें से 200 मॉलिक्यूल तो हमारे काम आ चुके हैं। अब इसके पास -200 = 800 मॉलिक्यूल, यानी 800 मॉलिक्यूल ही अवेलेबल है किसको डिसॉल्व करने में? किसी भी सॉल्यूट को। क्यों सर? हमने लिए तो 1000 थे, 1000 लिए थे, लेकिन 200 मॉलिक्यूल तो हमारे उसमें जो हमने NaCl मिलाया था उसकी वजह से बिजी हो गए, उनको घेरने में, उनको डिसॉल्व करने में। अब हमारे पास फ्री कितने हैं? केवल 800 है। अब मैं इसमें कोई गैस डिसॉल्व करना चाहूं, अब तुम खुद देखो, अगर ये ना होता तब तो इस गैस को डिसॉल्व करने में कितने मॉलिक्यूल काम आते?
1000। लेकिन जैसे ही मैंने इसको डाल दिया, अब गैस को डिजोल्व करने में कितने मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं? 800। तो बताइए इस गैस की विलेयता 1000 में ज्यादा हो गया 800 में? 1000 में। तो अपन ये कह सकते हैं यदि किसी लिक्विड में कोई अदर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उस लिक्विड में गैस की विलेयता कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करने के लिए फ्री मॉलिक्यूल्स की संख्या, नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आप बता सकते हैं कि यदि किसी लिक्विड में कोई अदर सब्सटेंस है तो उस लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी प्योर लिक्विड की तुलना में क्या होगी? कम होगी। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सर एक तो हमारे पास है प्योर वाटर, एक हमारे पास है सी वाटर। इन दोनों वाटर में मुझे एक गैस को डिसॉल्व करना है। आप मुझे बताओ कि कौन से वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? तो आप आंसर दोगे प्योर वाटर में। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में कोई अदर सब्सटेंस नहीं है, तो प्योर वाटर के सारे मॉलिक्यूल उस गैस को डिसॉल्व करने के लिए फ्री है। लेकिन सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट पहले से प्रेजेंट होते हैं, तो उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब फ्री नहीं होते किसको? गैस को डिसॉल्व करने के लिए। तो सी वाटर के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर की तुलना में क्या होगी? कम होगी। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये हमारे 4 फैक्टर हो गए। 5वां फैक्टर है प्रेशर, वो थोड़ा बड़ा है, उसको अदर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, इनको पढ़ें और कोई भी समस्या हो तो पूछें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।